हेलो स्टूडेंट्स, एविजन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंड कंटिन्यूइंग आवर पॉलिटी सीरीज़, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 1, या फिर जिसका सब्जेक्ट मैटर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो आज हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर से बिगिनिंग कर रहे हैं। एंड इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियोस रिगार्डिंग पॉलिटी हम लोग डाल चुके हैं, जैसा प्रियम्बल है, सोर्सेज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो काइंडली आप लोग उन सब वीडियो को भी देख लें ताकि आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन अच्छी चले। तो आज के क्लास को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा जो रिक्वेस्ट है, काइंडली पेन एंड नोटबुक लेके बैठे ताकि जो भी बातें मैं बताऊं आप नोट करते चले। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1, 2, 4। ये जो पैराग्राफ देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It explains the various players who are in authority in the country, their power and limits of their power. It also defines the fundamental rights and duties of citizen. World's largest constitution, presently having 448 articles in 25 parts and 12 schedules. But it had 395 articles in 22 parts and 8 schedules in commencement time. Part 1 of the Constitution is titled as the Union and its territory. This part comes under from 1 to 4. Under article from 1 to 4, let's discuss the Union and its territory in detail. इस पैराग्राफ को पढ़ के हम लोग ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा संविधान ही सुप्रीम लॉ है ऑफ आवर नेशन, ऑफ इंडिया। साथ में ये एक्सप्लेन करता है वेरियस प्लेयर्स को एंड उन्हें ऑथराइज करता है, एज वेल एज उनके पावर के बारे में बताता है एंड उनके पावर का लिमिटेशंस को भी रखता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन के लिए भी तय करता है। ये वर्ल्ड का सबसे लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड अभी इसमें 448 अनुच्छेद हैं जो 25 पार्ट्स में एंड 12 शेड्यूल्स में बटे हुए हैं। बट जो ओरिजिनली जब कमेंसमेंट हो रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस समय 395 थे, पार्ट्स थे 22 एंड 8 शेड्यूल थे। तो पार्ट 1 में हम लोग, जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। चलिए फिर हम लोग आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1, आर्टिकल हम लोग को क्या समझाता है? आर्टिकल 1 का 1 स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाएगा आर्टिकल 1 के द्वारा। आर्टिकल 1 में ही सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? स्टेट्स दैट स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 में ये कहा जा रहा है और एक बात, स्टेट
एंड टेरिटरी को स्पेसिफाई किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में। सब क्लॉज 3 में क्या कहता है? स्टेट्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज द फॉलोइंग। जो टेरिटरी होंगे वो कैसे होंगे? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो हमारे राज्य हैं उनके टेरिटरी। द यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यूनियन टेरिटरी जो है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है दूसरे वो। एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड टेरिटरी है वो भी हो सकते हैं। आर्टिकल 1 के बारे में, आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वन लाइनर क्वेश्चन में यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया इज अ, फिर उसमें फर्दर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यूनियन, फेडरेशन, ये ऐसा करके। तो हम लोग को याद रखना है यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट द इंडियन फेडरेशन वाज अ यूनियन because it was indissoluble and no state had a right to separate from the Indian Union. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया एक फेडरेशन है जहां पे यूनियन इसको यूज किया जा रहा है बिकॉज इंडिया जो है इनडिसॉल्यूबल है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब इसे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कोई भी स्टेट के पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके यूनियन ऑफ इंडिया को बोले कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है द फ्रेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज टू बी डिफरेंशिएटेड। द यूनियन ऑफ इंडिया includes only the states enjoying the status of being members of the federal system and sharing the power with the union. But in case of territory of India, ये चीज हम लोग नहीं कह सकते, मतलब पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हम लोग। वो फर्दर हम लोग लॉ वॉ बना के फिर उसको कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मान लो ऐसा किसी दिन किसी का मूड हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट है उनके कि पीओके को हमारे इंडिया में शामिल कर लेना है, तो चलो वो कर भी ले, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि उसे भी इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, मतलब फेडरलिज्म के तहत उसे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसके साथ भी किया जाएगा, उसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा इनिशियली। तो वो एक टेरिटरी है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के जगह यूनियन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो यूनियन के अंग हैं, जो स्टेट्स, वो सब जितने सारे भी पावर्स हैं सब वो एंजॉय करेंगे। बट अगर कोई एक्वायर करके कोई भी टेरिटरी बना इंडिया का, तो इनिशियली वो सब पावर शेयर नहीं करेंगे, फर्दर वो जब उन्हें स्टेटस मिल जाएगा तो वो कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आर्टिकल 1 में ही हम लोग और एक चीज देखेंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज as may be acquired by India in future. First schedule of the constitution has specified states and the territories both. First schedule states and union territory को स्पेसिफाई करता है एंड उसके बारे में वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में लिखी गई है। एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट को इंक्लूड नहीं करता है एंड यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है। एंड साथ में मैं जैसा बताया, अगर पीओके को एक्वायर कर लिया जाए तो वो फ्यूचर में जैसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी का एक्वायर किया गया है तो उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। ये था हमारा आर्टिकल 1। अब मूव करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 को मैं पहले ऐसे ही बता देता हूं, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो रीड्रॉ कर सकते हैं इंडिया के मैप को। ठीक है, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू प्रूव दैट इंडिया follows
क्वासी फेडरलिज्म। समझ में नहीं आया? यहां पे देखो लिखा हुआ क्या है, इट डील्स विद द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में याद रखना है, सेशन करके हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, कनकेस्ट करके हो सकता है एंड सब्जुगेशन करके हो सकता है। ये 4 प्रोसेस है जिसके द्वारा पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इफ इट डीम्स फिट। मतलब यहां पे पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग मैप ऑफ इंडिया को रीड्रॉ कर सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 के तहत जा रहा है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कुछ स्टेप्स हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं एंड वो स्टेप्स क्या क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट may by law form a new state by separation of a territory from any state or by reuniting 2 or more states completely or in parts or by uniting any territory to a part of any state। सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे समझेंगे? सिंपल लैंग्वेज में यही कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के किसी नए स्टेट को सेपरेट करके बना सकते किसी पुराने स्टेट से, या किसी 2 स्टेट को आपस में मिला के बना सकती है, या किसी टेरिटरी को जो एक्वायर किया गया उसको मिला सकते, वो अपने हिसाब से लॉ बना सकती है एंड अप्लाई करवा सकती है। तो इसका बेसिक्स क्या होगा, जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे ये काम करेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाया जा सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, मान लो कोई स्टेट है वो बड़ा है, उसको काट के 2 छोटे छोटे अलग अलग स्टेट बना दिया गया। बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब किसी भी स्टेट का बाउंड्री एंड उसका नेमिंग भी, ये सब भी करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है बाय मेकिंग लॉ विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 3। Thus, Parliament can increase or diminish the area of any state or can alter the boundaries or names of any state. Parliament follows the following procedures in this regard. क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे पार्लियामेंट का प्रोसीजर्स है जिसके द्वारा वो अल्टरेशन कर सकते हैं स्टेट्स में। स्टेप 1, either house of the parliament only on the recommendation of the president can introduce a bill giving effect to any or all the changes stated above। कहा यहाँ पे यही जा रहा है कि कोई भी हाउस पार्लियामेंट का बिल पास कर सकता है रिगार्डिंग आर्टिकल 3, मतलब अल्टरेशन ऑफ द स्टेट्स में, एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें रिक्वायर्ड रहता है, एंड कैन इंट्रोड्यूस अ बिल गिविंग इफेक्ट और ऑल द चेंजेस स्टेटेड अबव, और बाकी बिल को इफेक्ट दिया जाता है इस प्रोसीजर से, एंड फिर जो भी चेंजेस है वो आएंगे। इफ सच bill affects the boundary or name of state, then the president will refer the bill to the concerned state legislature before introducing it in the parliament for their opinion। अगर वो जो बिल पारित हुआ है टेरिटरी से रिलेटेड, वो जिस स्टेट से रिलेट कर रहा है वो टेरिटरी, मान लो कि महाराष्ट्र का किसी पार्ट से रिलेट कर रहा है कोई भी टेरिटरी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर को बताया जाएगा इस बिल के बारे में, एंड उनसे उनकी राय मांगी जाएगी एक लिमिटेड टाइम के दौरान। अगर स्टेट लेजिस्लेचर वो टाइम को नहीं मानते हुए कोई डिसीजन नहीं देते हैं,
तो ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाता है एंड पार्लियामेंट को जो भी ठीक लगे वो उस टेरिटरी से रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं। स्टेप 3 क्या है? इफ द स्टेट लेजिस्लेचर फेल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विद इन द गिवन टाइम लिमिट देन इट इज डीम्ड दैट इट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स व्यू। जो मैं तुम लोग को बताया, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ इवन if state has submitted their views within the time period। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर टाइम पीरियड को ना मानते हुए कुछ भी नहीं डिसीजन दिया तब तो बिल ऐसे ही पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो दे भी देता है टाइम लिमिट के अंदर तो ये पूरी पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट देयर ओपिनियन और नॉट। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है एंड उनको इन्फॉर्म किया जाता है। ओके, चलो मूव करते हैं। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 3 वाला केस में, इट इज नॉट नेसेसरी टू सीक द व्यूज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिफोर सच बिल। जैसे स्टेट वाला हम लोग देखें, अगर वहां से टेरिटरी रिलेटेड कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है कोई भी हाउस में, तो प्रेसिडेंट वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करते थे और उनसे उनका ओपिनियन मांगते थे। बट इन केस ऑफ अगर ऐसा कुछ होता है यूनियन टेरिटरी के केस में, तब यहां पे प्रेसिडेंट साहब उस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से कोई भी ओपिनियन सीक नहीं करेंगे। ये बेसिक बात है, याद रखना है आप लोगों को। ओके, चलो अब आता है आर्टिकल 4। एक लाइन में समझने के लिए, आर्टिकल 4 है एक ऐसा आर्टिकल जो आर्टिकल 2 एंड 3 में दिए गए प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करता है। देखो क्या लिखा है, समझते हैं यहां पे। इट सेज दैट एनी लॉ referred to in Article 2 or Article 3 will contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule necessary to provide effects to the provision of law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as the Parliament may deem necessary। मतलब यहां पे कहा यही जा रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी लॉज आएंगे, पार्लियामेंट उन दोनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। आर्टिकल 4 ये रास्ता उन्हें देता है। एंड यहां पे एक कंफ्यूजन होते हैं सबको कि स्टेट से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई एक्वायर किया हुआ जगह है, वो स्टेट बन रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो सबको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ गया। बट यहां पे ध्यान रखना है, ये एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही होता है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, हम लोग पढ़ेंगे सभी कुछ, मैं सीरीज में सभी कुछ बताता चलूँगा। इस चीज़ का डिफरेंस जो है, मतलब CAB एंड ऑर्डिनरी बिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है, ये जब हम लोग बिल का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आर्टिकल 4 के बारे में हम लोग को यही समझना है कि जो भी आर्टिकल 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग लॉ है, दोज आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 4। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में लगाना आप लोगों को। इसके बारे में और एक चीज लिखा हुआ, वो क्या देख लेते हैं। दिस आर्टिकल अलाउज फॉर कंसिक्वेंशियल changes in the first schedule, that is name of the state in the Union of India, and fourth schedule, that is the number of seats allotted in the Rajya Sabha for each state. Constitution
will not treat any law altering existing states or creating a new state as the amendment. जो मैं आप लोगों को बताया ये एक ऑर्डिनरी बिल के तहत ही रहेगा. सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि पहला तो फर्स्ट शेड्यूल जहाँ पे नेम चेंज होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का, एंड फोर्थ जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड इन द राज्यसभा. अब यहाँ पे तुम लोग ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे राज्यसभा अचानक से कैसे आ गया पूरे हिस्ट्री में, अभी तो हम लोग सिर्फ लैंड रिलेटेड टेरिटरी रिलेटेड बातें कर रहे थे. तो एक्चुअली में राज्यसभा का स्टोरी में आने के पीछे कारण यही है क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक ऐसा हाउस है हमारे पार्लियामेंट का जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो लोग स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब वॉइस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है उसे एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है वहाँ पे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट से ही मेंबर्स जाते हैं स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करवाने एंड स्टेट की बातें उठवाते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे आया क्यों, फंडा क्या है? तो यहाँ पे आने के पीछे वहाँ पे तो सीट से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि वो जो सीट्स आएंगे ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं राज्यसभा में. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां से ज्यादा व्यक्ति आएंगे. जैसे यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है एंड उसके अगेंस्ट में अगर आप कंपेयर करोगे गोवा, वो बहुत ही लेस पॉपुलस है इन कंपैरिजन टू यूपी. तो वहां से जो रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा में मेंबर जाएंगे वो कम रहेंगे. तो इस चीज को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एंड एरिया का जब अल्टरेशन होगा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी फेरबदल होगी. तो इसीलिए आर्टिकल 4 को इसमें भी इसके बारे में जो ये शेड्यूल है उसके बारे में भी बात किया जा रहा है. आर्टिकल शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल फोर्थ जिसमें सीट एलोकेशन हो रहा है अबाउट ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर्टिकल. 4 आर्टिकल के बारे में हम लोग बात किए एंड मैं आर्टिकल्स के बारे में बताया आप लोगों को. बट एक चीज और बताऊंगा. एक केस हुआ था बेरूबरी केस, बेरूबरी यूनियन केस इन द ईयर ऑफ 1960. वहां पे आर्टिकल 3 जो है वो सेशंस को नहीं कवर करता है. नहीं कवर करता है मतलब अगर आर्टिकल 3 को देखोगे तो आर्टिकल 3 जो है वो यहां पे हम लोग 3 टाइप से देखे थे, लेकिन देखो यहां पे 3 पॉइंट में हम लोग देखे थे. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. अगर इसको और थोड़ा ब्रॉड वे में डिटेल में अगर समझे, इसको 5 वे में बांटते हैं. तो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग? फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग टेरिटरी टू ए पार्ट और एनी स्टेट. मतलब सेपरेट करके स्टेट बनाओ या मिला के स्टेट बनाओ, ऐसा कर सकते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ. दूसरा क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी लॉ. इंक्रीज कैसे करेंगे? मिला देंगे कोई टेरिटरी. तीसरा क्या कर सकते हैं? डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. कैसे? घटा देंगे. चौथा क्या करेंगे? अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. बाउंड्री का अल्टरनेशन. एंड आखिरी अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. किसी स्टेट का नेम परिवर्तित कर दो. तो ये सब चीज था आर्टिकल 3 में. जो बेरूबरी केस में कहा गया था कि आर्टिकल 3 जो है वो सेशन को कवर नहीं करता है. तो सेशन यहाँ पे आया कहाँ से? हाँ, सेशन को तो कवर नहीं करता है भाई. यहाँ पे तो हम लोग देखे कि इंडिया के स्टेट को ही काटा छाटा मिलाया जोड़ा जा सकता है, बट किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया जाए ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. तो जब ये नहीं हुआ था ना, तो बेरूबरी केस में हुआ क्या था एक्चुअली? जो रेड क्लिफ लाइन था जो इंडिया एंड पाकिस्तान को डिमार्केट करता है, जो बाउंड्री लाइन है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था जो अभी बांग्लादेश है, उस रीजन में एक जगह था बेरूबरी. वहां पे डिले ऐसा था कि वो जगह जाना था
पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में मतलब बांग्लादेश में, बट रह गया इंडिया में कुछ प्रॉब्लम मतलब गलतियां की वजह से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो देने का प्रावधान कहीं नहीं है, आर्टिकल 3 में तो नहीं मेंशन्ड है, तो देंगे कैसे? तो वहां पे नेहरू नून कन्वेंशन आया था एक, उसके तहत फिर सेशन को दिया गया था, वहां बेरूबरी को फिर हैंड ओवर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बन सकता है 20-25 मिनट का, तो वो लेटर हम लोग धीरे धीरे करते करते जब हम लोग का एम्पल ऑफ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वो भी करेंगे, मतलब एक एक केस लेके उसका स्टडी करके मैं आप लोग को आपको वीडियो के तहत बताता रहूँगा। तो हम लोग को बेरूबरी केस में और एक चीज़ हुआ था जिसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये हुआ था कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 में, नेहरू नून कन्वेंशन, एंड दे दिया गया था सेशन के तहत, सीड कर दिया गया था अपना टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे दिया गया था। तो ये कुछ मेन मुद्दा मुख्य जो हम लोगों को समझना है अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द कवर आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग ये आज का वीडियो में पढ़े। आई होप ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगा होगा एंड आप इसे एंजॉय किए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड अपने दोस्तों से भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।